नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जहाँ पर हम बात करते हैं निवेश पर कुछ एक ऐसे विषयों पर जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिनके बारे में एक न सिर्फ बेसिक जानकारी ज़रूरी है बल्कि जिनके बारे में हम अगर बेहतर जानते हैं तो निवेश को बेहतर कर सकते हैं। मैं हूँ पंकज शर्मा और मार्केट में पिछले 20 सालों से कई तरह के सेक्टर्स और कई तरह के सेगमेंट्स में इन्वेस्टर रिलेटेड विषयों पर काम किया हुआ है और ये जो हमारा इस चैनल का पर्पज़ है वो मुख्य तौर पर ये है कि हम ऐसे विषयों पर बात करेंगे कि जिनको कि आप प्रैक्टिकली यूज़ करके अपने निवेश को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, क्योंकि आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी। ये जितने भी उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं वो सिर्फ इस बतौर यूज़ किए जाते हैं कि उनको एज अ एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं ताकि उनके बारे में बेहतर समझ सकें, उस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो अब आइए बात करते हैं मुख्य विषय पर, जो कि होल्डिंग कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरह की चीज़ें हम उनके बारे में याद रखें। यहाँ पर एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और इस केस स्टडी का उपयोग हम करेंगे इस समझने के लिए कि होल्डिंग कंपनीज और ऑपरेटिंग कंपनीज में किस तरह से हम डिफरेंस देख सकते हैं और कैसे कब किन मौक़ों पर होल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेहतर है। पहली बात तो ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कभी कभी डिस्क्रिपेंसी मतलब एक वेरिएंस होती है, काफ़ी बड़ा गैप होता है वैल्यूएशन में होल्डिंग कंपनीज में और होल्डिंग कंपनीज के जो ऑपरेटिंग पार्ट्स है उनके बीच में। ये उदाहरण हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे केस स्टडी में, लेकिन इसको मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी में काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स की इंडिविजुअली वैल्यू अगर ज़्यादा है जो कि होल्डिंग कंपनीज की वैल्यू है उससे, तो उस स्थिति में एक वैल्यूएशन का गैप बनता है जिसको कि हम उपयोग कर सकते हैं अपने निवेश के फैसलों के लिए। तो पहली बात तो ये है कि होल्डिंग कंपनी होती क्या है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग एंटिटी वो है जिनके कि अपने ऑपरेटिंग बिजनेस होते हैं। अगर कोई कंपनी जैसे उदाहरण के तौर पर एचडीएफसी बैंक है, बैंकिंग बिजनेस में है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वो ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग के बिजनेस में है, तो ये उनके एक ऑपरेटिंग बिजनेस है। कुछ एक एंटिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर कि कोई मेजर रनिंग बिजनेस नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ऑपरेटिंग एंटिटीज में हिस्सेदारी रखते हैं, शेयर रखते हैं, अ, और उन कंपनीज को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम समझेंगे कि एक बहुत ही रेलिवेंट एग्जांपल है टाटास का इंडिया में। टाटास जो कि काफ़ी सारी ऑपरेटिंग कंपनीज इनकी हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर में टीसीएस है, स्टील में टाटा स्टील है, या ऑटोमोटिव्स में टाटा मोटर्स है। और इन कंपनीज में जो टाटाज की हिस्सेदारी है उसको रिप्रेजेंट करता है टाटा सन्स। तो टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है और टाटा सन्स एक होल्डिंग एंटिटी है, लिस्टेड नहीं है, लेकिन टाटा सन्स एक होल्डिंग एंटिटी है जो कि इन ऑपरेटिंग एंटिटीज में जैसे कि टीसीएस या टाटा स्टील या टाटा मोटर्स में हिस्सेदारी रखती है। अब ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैं, वहाँ पर मिस्टर मुकेश अंबानी एंड उनकी फैमिली डोमिनेंट शेयर होल्डर हैं। या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं जैसे कि एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, या इस तरह की कंपनीज में सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डोमिनेंट शेयर होल्डिंग होती है। तो ये ऑपरेटिंग एंटिटीज हैं जहाँ पे कि एक मेजॉरिटी डोमिनेंट शेयर होल्डर है। ये सिचुएशन काफ़ी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं इसके इस स्ट्रक्चर के, और जिनके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन होल्डिंग कंपनीज में हमको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कब आकर्षक हो सकती हैं, ये कई तरह के पैरामीटर्स यूज़ करके या कई तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करके हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कब आकर्षक है, कब अट्रैक्टिव है इन होल्डिंग कंपनीज में। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक समझें कि कोई एक होल्डिंग कंपनी है ए, और ये होल्डिंग कंपनी का अपना कोई ऑपरेटिंग बिजनेस अगर नहीं है, इसकी 50% हिस्सेदारी बी में है, 40% सी में है और 60% एक और एंटिटी डी में है। ये तीनों बी, सी और डी ऑपरेटिंग एंटिटीज है। एक मोटा पैमाना होता है कि किसी कंपनी की वैल्यू को हम मार्केट कैप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मार्केट कैप समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू है, और ऐसा अज्यूम करते हैं कि बी, सी और डी की वैल्यू 100 बिलियन, 200 बिलियन और 300 बिलियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 बिलियन का मतलब है 10,000 करोड़ रुपए, और 20,000 करोड़ रुपए 200 बिलियन, और 30,000 करोड़ रुपए 300 बिलियन।
ये तीनों कंपनी की वैल्यू है बी, सी और डी क्रमशः। अब जो कंपनी ए है उसकी हिस्सेदारी इन तीनों कंपनी में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 50%, 40% और 60% है क्रमशः। तो एक ही जो हिस्सेदारी है, सिर्फ उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे करेंगे कि जो 50% है वैल्यू जो बी में इन्वेस्टेड है, उसका लगभग नंबर होगा 50 बिलियन, क्योंकि 100 का 50% होता है 50%, या 5,000 करोड़ या 50 बिलियन। ऐसे ही 40% जो बी सी में है उसको 80 बिलियन, और 60% जो डी में है 180 बिलियन। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो नंबर आता है 310 बिलियन या 31,000 का। अब बात करते हैं कि ये जो बैकग्राउंड के बाद की जो केस स्टडी हमारी है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसमें अगर आज आप देखें तो ये मुख्य तौर पर 3 कंपनीज में स्टेक रखती है, 3 कंपनी में इसकी शेयर्स हैं, इसकी हिस्सेदारी है। और ये कंपनी जो आज अगर आप देखेंगे जो सेकंड क्वार्टर का FY24 का रिजल्ट था, वो प्रेस रिलीज में ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वहाँ से दिया गया है। जो उनकी प्रेस रिलीज है सेकंड क्वार्टर FY24 की, जो नवंबर में रिजल्ट आए थे, कि ये कंपनी BHIL, जिस शॉर्ट फॉर्म है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, इनकी 3 कंपनी में हिस्सेदारी। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो लगभग 11,500 करोड़ के हैं, और ये कंपनी इसकी जो सब्सिडरी है एक होली ओन्ड बजाज ऑटो होल्डिंग्स लिमिटेड की है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ये आपको अगले पेज पर समझ में आएगा, अगली स्क्रीन पर समझ में आएगा कि आप अगर ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी सेकंड क्वार्टर FY24 के रिजल्ट्स से दिया गया है। और ये जो हिस्सेदारी है वो बताई गई है कि इन तीनों कंपनीज में बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड और महाराष्ट्र स्कूटर्स में BHIL की कितनी हिस्सेदारी है। जैसे कि एक डायरेक्ट स्टेक है और एक जो स्टेक है वो बजाज ऑटो होल्डिंग की वजह से है। तो टोटल नेट इतने कॉम्प्लिकेशन या इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम मोटा मोटी इतना समझ सकते हैं कि बजाज ऑटो लिमिटेड में BHIL की 36% के आसपास हिस्सेदारी है, बजाज फिनसर्व में लगभग 40% और महाराष्ट्र स्कूटर्स में लगभग 51%। अब आज हम देखें कि इस कंपनी को, जो कि BHIL या बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो होल्डिंग एंटिटी है, वो 3 कंपनी में हिस्सेदारी रखती है। 36% बजाज ऑटो में, 41% के आसपास बजाज फिनसर्व में, 51% महाराष्ट्र स्कूटर्स में। अब कैसे कैलकुलेट किया जाए कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है, जैसे कि अगर हम 25 जनवरी का डाटा देखें तो बजाज ऑटो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है BSE की साइट पर आपको लगभग 30 के आसपास दिखेगा, बजाज फिनसर्व का 220 और महाराष्ट्र स्कूटर्स का लगभग 41 के आसपास। और तुलना करेंगे तो BHIL की, तो BHIL का PE मल्टीपल आपको लगभग 53 दिखेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा है कुछ कम है इससे, तो ये एक आसान तरीका नहीं हुआ कि हम फैसला ले पाए कि भाई कौन सी कंपनी सस्ती है, कौन सी कंपनी महंगी है। एक और कॉम्प्लिकेशन वो ये कि ये कैलकुलेशन जो था बहुत बेसिक था, बिकॉज ये जो रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम जो PE देख रहे हैं वो तीनों का देख रहे हैं और उसको तुलना कर रहे हैं BHIL के साथ, लेकिन हमने अभी देखा कि ये जो वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इन तीनों कंपनीज का आएगा वो अलग अलग हो सकता है, 1/3 तीनों का हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक बहुत उपयोगी तरीका नहीं हुआ कि हम समझ पाए कि भाई कौन सी कंपनी ज़्यादा वैल्यू है, किसी कंपनी की कम वैल्यू है। तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो तरीका ये है कि हम देखते हैं कि 25 जनवरी 2024 का जो डाटा है, और वो BSE का ही डाटा हम लिया हुआ है हमने, और बजाज ऑटो की मार्केट कैप लगभग 2,15,000 करोड़ है, बजाज फिनसर्व 2,60,000 करोड़ और महाराष्ट्र स्कूटर्स लगभग 8,400। और इसकी तुलना करते हैं अगर BHIL से, तो BHIL की मार्केट कैप 91,300 करोड़। अब आप यहाँ देखें कि BHIL हैज़, जो हमने पहले देखा था कि लगभग 36% स्टेक, जो 36% को अगर आप 2,15,000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लगभग 78,800 करोड़ का नंबर आएगा। ये नंबर थोड़े आप देख रहे होंगे कि 1000 के बाद थोड़े से डिफरेंट है, बिकॉज हमने अपनी कैलकुलेशन को राउंड ऑफ करने की कोशिश की है, ताकि थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को ईजीली समझा जा सके। बिकॉज जब लाखों करोड़ों की बात हो रही है तो उस केस में जो छोटे नंबर है वो उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो ये तीनों कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं वो आपको पता चल रहा है कि BHIL की वैल्यू बजाज ऑटो में लगभग 78,800 और बजाज फिनसर्व में 1,08,000 और महाराष्ट्र स्कूटर्स में लगभग 4,300। ये नंबर कैसे आए?
मार्केट कैप को जो BHIL की हिस्सेदारी उससे मल्टीप्लिकेशन किया, उसने गुणा किया। अब इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें आता है लगभग 1,91,000 तक। और ये 1,91,000 करोड़ नंबर जो अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड पे, BHIL की जो एक्चुअल मार्केट कैप है उससे दुगने से भी ज़्यादा है। 91,300 की तुलना में लगभग 1,91,000। तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल मार्केट कैप है BHIL की वो 50% से भी कम है, जो कि उसके इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कंपनीज में स्टेक है अगर हम देखें। अब बात ये आती है कि मार्केट में हमेशा ये कहा जाता है कि मार्केट हमेशा सही होता है, तो मार्केट में मिसिंग चीज़ क्या है? तो काफ़ी सारे डाइवर्जेंट व्यूज हो सकते हैं होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो ऑपरेटिंग कंपनीज के तुलना में थोड़ा सा उन पर डिस्काउंट पे ट्रीट करती है। मतलब अगर किसी ऑपरेटिंग कंपनीज का 100 रुपये वैल्यू है तो होल्डिंग कंपनी अगर आप वहाँ पे स्ट्रक्चर डाल देंगे तो होल्डिंग कंपनी अगर वो 100 रुपये का स्टेक होल्ड करती है तो सिर्फ 80 या 90 या 60 या 70 जो भी कुछ नंबर हो सकता है उतना ही वैल्यू होगा। और उसका कारण ये है कि होल्डिंग कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल ऑपरेशंस पे नहीं होता, तो लोगों को लगता है, निवेशकों को लगता है कि मार्केट को लगता है कि ये डिस्काउंट वाजिब है, ये डिस्काउंट होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कंपनी का जो कंट्रोल अपने ऑपरेशंस पे है, जो डिसीजंस पे है, वो होल्डिंग कंपनी उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। तो अब आइडियल या कहना चाहिए वाजिब डिस्काउंट कितना है, तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर आपकी और मार्केट के और आपके खुद के कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे वो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि एक तरीका हम अपना सकते हैं कि देखें कि पिछले 10 सालों में ये होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कितना रहा है। तो हम एक अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल की बात करते हैं। तो अगर ये कंपनी जो हम पहले देख रहे थे कि ए जो होल्डिंग कंपनी है और ऑपरेटिंग कंपनीज बी, सी और डी में हिस्सेदारी रखती है, और हम देखते हैं कि ये पिछले 10 साल का जो डिस्काउंट का रेंज है वो 20% से 50% है, और एवरेज जो है वो आज 40% है पिछले 10 सालों का। और अगर हम आज ये नंबर देखें तो सिर्फ 25%, तो हम देख रहे होंगे कि 25% जो नंबर है वो डिस्काउंट कम हो गया है हिस्टोरिकल एवरेज की तुलना में। होल्डिंग कंपनी जो है थोड़ी सी महंगी हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्काउंट पहले लोग एप्लीकेबल कर रहे थे वो अब आज एप्लीकेबल नहीं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बुल रन चल रहा होता है या मार्केट तेजी में होता है तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट थोड़े कम हो जाते हैं। या फिर अगर आप देखें कि जब कभी किसी कंपनी ने कोई एक इस तरह की सिचुएशन हो कि ऑपरेटिंग कंपनी में किसी तरह का भारी नुकसान देखा जा रहा हो या भारी फायदा देखा जा रहा हो, तो उसका सेंटिमेंट पे थोड़ा प्रभाव होता है और वो इम्पैक्ट करता है। बट नेट एक एडवांटेज होल्डिंग कंपनीज का भी ये है कि ये अच्छे हेज होते हैं, मतलब कि इनमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। कि अगर आप टाटा सन्स देखें, ऑफकोर्स टाटा सन्स यहाँ पे फिर हाईलाइट करेंगे कि हाई लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में परेशानी है, कोई तो सॉफ्टवेयर बिजनेस जैसे कि अगर परेशानी में है तो हो सकता है कि स्टील अच्छा कर रहा हो, स्टील अगर परेशानी तो हो सकता है ऑटोज अच्छा कर रहा हो। जैसे कि बजाज के एग्जाम्पल में भी अगर ऑटो में कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है फिनसर्व अच्छा कर रहा हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो होल्डिंग कंपनीज में एक रिस्क हेज करने की अच्छी ताकत होती है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हम फिर एक बार हाईलाइट करेंगे, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक तरीका है समझने का एक कॉन्सेप्ट को। और हम ये जो केस स्टडीज यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इनका कोई मतलब ये नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्ट करने को आपको बोल रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है काफ़ी सारी हमने इग्नोर भी की हुई हैं, बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ताकि आप इस विषय में अपनी खुद रिसर्च करें, खुद और जानकारी लें और खुद एक बेहतर निवेशक बन पाए। धन्यवाद।